welcome back to the new chapter of Science Class 8, that is chapter number 2 about the invisible living world beyond our naked eye. Means in this session today, we are going to learn and explore the invisible living world. Means it's living world only, but it is invisible. Means we cannot see this world with our naked eyes. That is beyond our naked eyes. Now, what are these living forms? All right, how they can be seen? What are their features? Let's learn about them. So, first of all, they have given you an introduction over here. See, the world around us is full of life, some visible and some so tiny that our eyes alone cannot see them. So, this unseen world is home to countless microorganisms that play a vital role in our environment, health, and daily life. Though invisible to the naked eye, but these tiny living beings influence everything from the air we breathe to the food we eat. What they say. So students, जो हमारे सराउंडिंग का वर्ल्ड है वो फुल ऑफ लाइफ है. मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स विजिबल हैं, कुछ इतने छोटे हैं कि हमारी आईज उनको नहीं देख सकती अलोन. राइट. एंड ये जो अनसीन वर्ल्ड है, यहाँ पे काउंटलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ में, एनवायरनमेंट में, हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. भले ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी नेकेड आइज के लिए इनविजिबल हैं, स्टिल ये लिविंग बींग्स हमारी एवरीडे लाइफ स्पेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ टू द फूड वी ईट. सो इन दिस चैप्टर, अब हम इस चैप्टर में इसी हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लोर करेंगे. हम ये समझेंगे कि कैसे इन्हें डिस्कवर किया गया है, इनके स्ट्रक्चर, इनके टाइप्स को समझेंगे. ओके, वी विल रिकॉग्नाइज देयर यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑल्सो. एंड बाय ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, यानी कि ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद वी विल डिस्कवर दैट हाउ साइंस ओपन्स टू द वर्ल्ड्स व्हिच वी नेवर इमेजिन एक्जिस्टिंग. ऑलराइट. सो ये नॉलेज आपकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को बिल्डअप करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को, एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर द डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइफ अराउंड अस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what they have given an activity to do, you have to take a round bottom glass flask. एक round bottom glass flask लेना है, as they have shown you in the figure, like this. Alright? And then you have to fill it with water. इसके अंदर water fill करना है. Then आप इस flask को एक cork के through seal करेंगे. And then उस flask को एक open book के ऊपर रखना है. And then you will view the letters through this water filled flask. So, when you will try or when you will view the letters on the books through this water filled flask, so do you see something interesting? क्या यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है? Yes. What? कि यहाँ पे जो लेटर्स है ये आपको काफी लार्ज अपीयर होंगे थ्रू द फ्लास्क. वाई? बिकॉज जो वाटर इस फ्लास्क के अंदर फिल्ड है स्टूडेंट्स, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है. एंड जब मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप लेटर्स को ऑब्जर्व करोगे, सो दे विल simply magnify or enlarge the size of letters which you are observing. Now try using a real magnifying glass. अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से एक real magnifying glass को यूज करना है स्मॉल क्रिएचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, लाइक एन आंट. तो क्या आपको उस आंट का जो बॉडी पार्ट्स है वो डिटेल में मोर क्लियरली दिखते हैं? सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसी तरीके से एक लंबे टाइम पीरियड से द पीपल, लोग जो है क्यूरियस है अबाउट द टिनी ऑर्गेनिज्म, बट हम उन ऑर्गेनिजम्स को अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते. सो हाउ वी विल इवेंचुअली एक्सप्लोर दिस इनविजिबल वर्ल्ड. सो हम किस तरीके से इस इनविजिबल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं? कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी है जिन्होंने हमें सबसे पहले अलाउ किया था इन्हें देखना? ऑलराइट. सो इन 1665, वेरी इंपॉर्टेंट कि 1665 में रॉबर्ट हुक थे. ओके, ही वाज अ केयरफुल ऑब्जर्वर, टैलेंटेड आर्टिस्ट, जिन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया था टिनी ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए. एंड इनका जो माइक्रोस्कोप था वो चीज़ों को 200 टू 300 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता था, एंड जो इनविजिबल डिटेल्स थी उन्हें रिवील करता था टू द नेकेड आईज. वन डे, एक दिन उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया एंड उसके अंदर काफी सारे स्मॉल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को देखा.
जो हमें एक हनी कॉम के स्ट्रक्चर की तरह रिमाइंड करते हैं। एंड रॉबर्ट हुक ने इन कंपार्टमेंट्स को, हर एक कंपार्टमेंट्स को एक नेम दिया, दैट वाज सेल। ऑलराइट, द फर्स्ट यूज ऑफ द टर्म इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ये सबसे पहला यूज्ड टर्म था साइंस में जो लाइफ की बेसिक यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया। देन अराउंड द सेम टाइम, और उसी टाइम के अराउंड लगभग एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने थोड़े इम्प्रूव्ड लेंसेज डिस्कवर किए, जिसके थ्रू हम किसके लिए, माइक्रोस्कोप्स के लिए। राइट, एंड एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक आपके फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने छोटे छोटे लिविंग थिंग्स को क्लियरली ऑब्जर्व किया, लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स को। राइट, अर्निंग हिम द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंड यहाँ से उनको एक नेम मिला, एक फेम मिला, दैट वाज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। राइट, सो नाउ डिस्कवरिंग सेल्स, अब हम सेल्स को डिस्कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किसके बने हैं, सेल के बने हैं। You may be curious that how cells appear. Let's examine the basic structure of a cell using a microscope. So यहाँ पे अब आपको एक्सपेरिमेंट गिवन है जहाँ पे हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे. We will observe it by using a microscope. So what you have to do, this is first of all teacher's demonstration which she has to do. She has to take an onion bulb. एक onion bulb लेना है अपने किचन से या गार्डन से, and then we have to wash it well. आफ्टर दैट उस अनियन बल्ब को कट किया जाएगा वर्टिकली, एंड उसके अराउंड जो बाहर एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, सॉरी फ्रॉम द इनर साइड, अंदर एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उस इनर सरफेस में से वो हमें पील करनी है फॉर्सेप का यूज करके। ऑलराइट, एंड ये आपकी अनियन पील होती है। फिर इस अनियन पील को आप पेट्री डिश में प्लेस करेंगे, उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स डाली जाएंगी सेफ्रन की 30 सेकेंड तक, सो दैट क्या वो जो सेल्स है उनको पिंक कलर प्रोवाइड किया जा सके एंड क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सके। देन उस पील को हम क्या करेंगे, दूसरी पेट्री डिश में रिंस करेंगे वाटर के साथ, सो दैट जब एक्सेस स्टेन है वो रिमूव किया जा सके। देन हमें केयरफुली उस स्टेन्ड पील को ट्रांसफर करना है एक ग्लास स्लाइड के ऊपर, एक थिन ब्रश का यूज करके, सो दैट, एंड इस तरीके से आपको उसे प्लेस करना है कि इसमें कोई फोल्ड या ब्रेक्स नहीं आने चाहिए। देन अगेन यहाँ पे ग्लिसरीन जो है उसकी ड्रॉप को ऐड किया जाएगा, सो दैट सेल जो है ड्राई ना हो एंड उसकी क्लैरिटी को और एनहांस किया जा सके। देन जेंटली हमें कवर स्लिप को प्लेस करना है ओवर द पील विद अ निडल, ओके, एंड वी हैव टू अवॉइड द एयर बबल्स आल्सो ऑन द सरफेस। आफ्टर दैट अगर कोई भी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसे आप एजेस में से वाइप करेंगे ब्लॉटिंग पेपर का यूज करके, एंड देन अब इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप या फोल्ड स्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे एंड उसको फिगर सी के साथ कंपेयर करेंगे। Then you can notice the similarities also which you find between the two figures, that is C and D. They have given you, this is the C figure, this is the D figure. इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, you will try to find out. सो अंडर द माइक्रोस्कोप, सो इस तरीके से आप माइक्रोस्कोप के अंदर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ऑलमोस्ट सभी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स है, एंड ये आपके अनियन पील सेल्स होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड है विद टुगेदर विद नो स्पेसेस, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। एंड जब इस तरीके से आप अदर प्लांट्स की लीफ पील्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या नोटिस करेंगे कि सभी प्लांट्स भी किससे बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। Now what do you think makes up the body of an animal? अब इसी तरीके से एनिमल की बॉडी किससे बनी होती है? See, for that they have given you rinse your mouth with clean water. आपने क्या करना है? क्लीन वाटर से अपने माउथ को रिंस करना है एंड जेंटली अपने चीक के इनसाइड स्क्रैप करना है विद द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक। देन इसके बाद उस मटेरियल को आप ड्रॉप ऑफ वाटर में प्लेस करेंगे एंड देन एक क्लीन स्लाइड के ऊपर रख के उसे इवनली स्प्रेड करना है। देन उसमें मिथाइलिन ब्लू की ड्रॉप को ऐड करना है सो दैट जो सेल्स है वो ज़्यादा विजिबल हो अंडर द माइक्रोस्कोप। देन आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद अब आप ग्लिसरीन की ड्रॉप को इसमें प्लेस करेंगे सो दैट सेल जो है ड्राई ना हो, एंड देन केयरफुली आपको उसे कवर करना है क्लीन कवर स्लिप से, एंड कोई भी एक्सेस अगर ग्लिसरीन है तो अगेन ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू हम इसे एजेस में से रिमूव कर देंगे। And now we have to observe this slide under a microscope and draw your observations in your notebook. So what did you observe? क्या ऑब्जर्व करेंगे? आपको दिखेगा कि कुछ पॉलीगन शेप के चीक सेल्स हैं जो हमारी माउथ की इनर लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट है।
एंड देन आप इन सेल्स को अनियन पील सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द एक्टिविटी विच वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस और द सिमिलैरिटीज विच यू नोटिस. So cell have three main parts. So basically यहाँ से क्या समझ में आता है कि सेल में थ्री मेन पार्ट्स होते हैं. एक थिन आउटर लेयर है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. देन एक सेंट्रल रीजन होता है एंड एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर जो है इनसाइड द सेल प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एंड देन इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म नेम के एक फ्लूइड से फिल्ड होता है. अनियन पील सेल्स में भी एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर है विच इज कॉल्ड सेल वॉल. यानी कि जो अनियन पील सेल्स थे उनके आउटर लेयर, उनके सेल्स में एक आउटर लेयर और प्रेजेंट थी along with the cell membrane which is known as cell wall. So cell membrane, स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को एनक्लोज करती है एंड सेल को एक दूसरे से सेपरेट करती है. एंड उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन का काम है कि जो भी एसेंशियल मटेरियल्स हैं वो सेल के अंदर जा सके एंड सेल के अंदर जो वेस्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर आता है. ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर सभी सेल कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड्स प्रेजेंट है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स. एंड इसी के अंदर मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस आल्सो अकर. देन इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस का काम है सभी सेल एक्टिविटीज एंड ग्रोथ को कंट्रोल करना. इन प्लांट सेल, अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में देयर वाज एन एक्स्ट्रा कवरिंग, आउटर कवरिंग व्हिच वाज नोन एज सेल वॉल. एंड ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल को रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड सभी सेल्स को टाइटली पैक्ड एंड फर्म रखती है. ऑलराइट, नाउ अगेन दे हैव गिवन यू अ क्विकी फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, प्लांट सेल्स कंटेन टिनी रॉ शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टर्स. अब प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे से रॉ शेप के स्ट्रक्चर्स है जिन्हें प्लास्टर्स कहते हैं. ओके, कुछ क्लोरोप्लास्ट है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इसी वजह से प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है एंड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कर पाते हैं. लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पे प्लास्टर्स जो है सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं. देन प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट है जो कि सभी मटेरियल्स को स्टोर करता है, वेस्ट रिमूव करता है एंड सेल की शेप को मेंटेन करता है, प्रोवाइडिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. देन इन एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो है यूजुअली स्मॉल होते हैं या एब्सेंट होते हैं एंड अगर प्रेजेंट है तो वो उनके अंदर सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं विच आर डिसॉल्व इन वाटर. ऑलराइट, सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड. सेल केवल एक सिंपल सा बैग नहीं है लिक्विड का, बल्कि सेल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो सेल और पूरे ऑर्गेनिजम्स को जो उस सेल से बने हैं उन्हें अलाइव रखता है. सो बेसिकली हमने यहाँ पे सेल के एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझा. ओके, एंड देखा कि कैसे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में भी एंड शेप में भी. नाउ, वेरिएशन इन सेल शेप एंड स्ट्रक्चर. अब ये जो वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं सेल शेप एंड स्ट्रक्चर में, ये क्यों है और कैसे हैं. जैसे कि अभी हमें सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चला है एंड ये भी पता चला है कि जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप एंड स्ट्रक्चर. बट डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी. लेकिन क्या अलग अलग एनिमल सेल्स में भी ये चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जो मसल एंड नर्व सेल्स है इन दोनों की डिफरेंट शेप है. Okay, you can see this is a muscle cell and this is a nerve cell. So you can see कि muscle cell आपका spindle shaped होता है, जबकि nerve cell एक long cell है जिसमें branches हैं like this. Alright? कुछ cells round shaped होते हैं, कुछ long and thin है, and cell का जो number है it also vary across the organism. And ये सभी differences जो है उनके function से related होते हैं. Okay? इनर चीक सेल्स, जो हमारे अंदर चीक सेल्स होते हैं, ये काफ़ी थिन एंड फ्लैट है जो कि हमारी एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म करते हैं. नर्व सेल्स का काम है मैसेजेस को कैरी करना एंड इनका जो इलोंगेटेड एंड ये ब्रांच स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, सिग्नल्स को क्विकली ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल है. देन प्लांट सेल भी वेरी करते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप्ड है, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, कुछ ओवल या ट्यूब लाइक शेप होते हैं जिनकी काफ़ी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होती हैं. देन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं.
मसल सेल्स विच आर इन द फूड पाइप, हमारे फूड पाइप के अंदर भी मसल सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, एंड इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही जो फूड आपने इनसाइड योर बॉडी इनकल्स किया है वो पुश होता है डाउनवर्ड्स टू द स्टमक. देन वी हैव स्टमक मसल सेल्स ऑल्सो. स्टमक के भी मसल सेल्स हैं जो फूड को चर्न करते हैं, वेयरएज जो स्टमक की लाइनिंग सेल्स हैं वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड को प्रोड्यूस करती हैं. सो ओवरऑल हर एक सेल का जो यूनिक शेप एंड स्ट्रक्चर है वो उसे अलाउ करता है टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, वर्किंग टुगेदर टू सस्टेन लाइफ. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स होते हैं, लेट्स लर्न अबाउट इट. सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है स्टूडेंट्स वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड है. ऑलराइट. सेल, इफ यू टॉक अबाउट सेल, तो सेल हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट होती है. ओके, जैसे कि एक वॉल में ब्रिक्स होती है बहुत सारी, सिमिलरली हमारी जो लाइफ बनी है उसकी बेसिक यूनिट है सेल, एंड हमारी बॉडी डिफरेंट एंड न्यूमरस नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनती है. सिमिलर सेल्स, अब वो सभी सेल्स जो एक जैसे शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, इनफैक्ट फंक्शन के होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू. देन डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, एंड सेवरल ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि कुछ मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. एंड इस तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, एंड सभी ऑर्गन सिस्टम्स ऑल टुगेदर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, सच एज अ प्लांट और अ एनिमल. सो लाइक दिस जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एक लिविंग बीइंग के अंदर, दैट इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेल, then cells combine to form tissues, tissues combine to form organ, organs combine to form organ system, and the various organ system all together forms an organism. Alright? So ये levels क्या शो करते हैं कि कैसे simple cells मिलकर एक complex living being को form करते हैं. But life कहाँ से begin होती है? From the single cell or the egg, जो कि रिपीटेडली बार बार डिवाइड होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. राइट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अगेन अ क्विकी फैक्ट, सो द योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग का जो योक है वो सबसे लार्जेस्ट नोन लिविंग सेल है जो अबाउट 130 टू 170 का होता है. ऑलराइट. इस एग में भी कुछ नॉन सेलुलर पार्ट्स है, जैसे कि एक हार्ड शेल होता है जो प्रोटेक्शन के लिए है, एंड एक वाइट लिक्विड है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. सो सम ऑर्गेनिजम्स, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स जो केवल वन और अ फ्यू सेल से बने होते हैं, एंड दे आर टू टाइट, यानी कि इतने ज्यादा छोटे हैं कि आप उन्हें किसके विदाउट अ माइक्रोस्कोप देख ही नहीं सकते हो. ऑलराइट. एंड इन ऑर्गेनिज्म को व्हाट वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कि वाइल बैक्टीरिया एंड अमीबा, बैक्टीरिया एंड अमीबा आपके सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर है, वेरास जो फंगाई एंड एल्गी हैं ये काफी सारे सेल से बने हैं, दैट मीन्स दे आर मल्टी सेलुलर. एंड इफ वी टॉक अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स, सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड अवर बॉडीज आल्सो दे आर प्रेजेंट. सो टू व्यू देयर सेल्स, अब इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स के सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये क्या करते हैं, उनके साइज को एनलार्ज करते हैं एंड उन्हें विजिबल करते हैं. साइंटिस्ट ने इवन फोल्ड स्कोप्स भी डेवलप किए हैं जो कि आपके इनएक्सपेंसिव पेपर माइक्रोस्कोप्स होते हैं, दो नॉट एज पावरफुल एज लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप. ये लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप्स के जितने पावरफुल नहीं है, बट फोल्ड स्कोप्स काफी लोगों को हेल्प हेल्प करते हैं टू एक्सप्लोर द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. सो नाउ लेट्स स्टेप इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ microbes. Okay, microorganisms are also known as microbes. So now they have given activities to do. All right. See, first of all, observing pond or stagnant water. Pond या stagnant water को observe करें. So with the help of your teacher or an elder, अपनी teacher या elder की help से आपको कुछ pond या stagnant water एक कंटेनर में कलेक्ट करना है. देन एक ड्रॉपर का यूज करके आपको इस वाटर की ड्रॉप को माइक्रोस्कोप पे प्लेस करना है, या फोल्ड स्कोप स्लाइड पे भी आप प्लेस कर सकते हैं. देन एक कवर स्लिप के थ्रू आप उसे कवर करेंगे एंड देन यू विल ऑब्जर्व. सो उसमें आपको क्या देखेंगे, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स उस वाटर में प्रेजेंट मिलेंगे.
देन ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन मीन्स व्हाट, कि आप गार्डन या फील्ड से थोड़ी मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट करके लाएंगे बीकर में स्पून या ग्लव्स का यूज करके। देन आपको उसमें वाटर ऐड करना है एंड उसको स्टिर करना है विद अ ग्लास रॉड सो दैट वो एक सॉइल का सस्पेंशन बन जाए। एंड देन उस सस्पेंशन को आपको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देना है सो द पार्टिकल्स जो है उसके अंदर वो सेटल हो जाए। देन एक ड्रॉपर की हेल्प से आपको उसके ऊपर जो टॉप लेयर है उसकी ड्रॉप्स को लेना है, एक स्लाइड में प्लेस करना है, कवर स्लिप के थ्रू कवर करना है एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व अगेन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. So you may notice the tiny moving organism like those in activity 2.4, showing that soil suspension also contains many small creatures invisible to the naked eyes. Alright, means what? कि इस एक्टिविटी के थ्रू भी आप उस स्लाइड के अंदर कुछ छोटे छोटे मूविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करोगे सिमिलर टू दैट विच वी हैव ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी, राइट? एंड इससे क्या प्रूव होता है कि जो सॉइल सस्पेंशन है इट ऑल्सो कंटेन some small creatures which are known as microorganisms. But they are invisible to the naked eyes. They can be only seen with the help of a microscope. Now these tiny living beings, अब इन्हीं tiny living beings को क्या बोला जाता है? Microorganisms or simply microbes we can say. Alright? Now studying microorganisms, अब हम microorganisms को study करेंगे. So, see, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स जो है इन्हें क्लासिफाई किया जाता है कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में, दैट इज प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया. सी, दिस इज अमीबा. अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है जो कि सिंगल सेल होता है, मूव कर सकता है और इसकी एक इरेगुलर शेप होती है. सिमिलरली दिस इज पैरामीशियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल्ड होता है एंड ये अपने कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स का यूज करके मूव करता है. देन दिस इज एल्गी जो कि सिंगल सेल्ड है, ग्रीन कलर्ड का होता है बिकॉज इसमें भी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है एंड ये भी अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स का यूज करके मूव कर सकते हैं. देन ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक सॉइल सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक दे हैव गिवन यू ब्रेड मोल्ड. ओके, ब्रेड मोल्ड इज फंगाई, दिस इज ब्रेड मोल्ड ओनली. ओके, अब आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको कुछ ब्रांच फिलामेंट्स दिखेंगे जो कि विदाउट क्लोरोफिल होते हैं एंड इनके ऊपर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट इज मोल्ड विच इज अ फंगाई. ये भी एक ब्रांच फिलामेंट है, ये विदाउट क्लोरोफिल होता है और इसमें आपको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. नेक्स्ट इज एल्गी. ये आपके स्फेरिकल होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है विच इज अ ग्रीन पिगमेंट. दिस इज बैक्टीरिया जो कि स्फेरिकल, कॉमा, स्पाइरल, रॉड शेप, यानी कि ये 4 डिफरेंट शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनमें एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड बहुत सारे short projections also it have. Alright? Now, did you notice any of these microorganisms or other? अब क्या हमने इनमें से कोई भी microorganism, कोई other microorganism को observe किया है? So you have to record your observations in your notebook and you have to discuss them in your class. Alright? See, so students, microorganisms are all around us. Microorganisms जो है हमारे सराउंडिंग में हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है बिकॉज माइक्रोस्कोप इन्हें 100 to 400 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर देता है. अब भले ही इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है बट इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन अवर लाइव्स. राइट, इफ वी टॉक अबाउट वायरसेस, वायरसेस भी क्या है? दे आर आल्सो टिनी एंड ए सेल्यूलर. राइट, ये केवल एक लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं एंड इनके थ्रू क्या प्लांट एनिमल भी इन्फेक्ट होते हैं या बैक्टीरिया तक कोई इन्फेक्ट कर सकते हैं जिससे क्या होती है? डिजीजेस कॉज होती हैं. नाउ हाउ माइक्रोब्स आर कनेक्टेड टू अस. अब ये कैसे माइक्रोब्स हमसे कनेक्टेड है? लेट्स लर्न अबाउट दैट. सी, थिंक अबाउट फूड. अब हमें कुछ फूड आइटम्स के बारे में सोचना है जैसे कि लेमन, टमाटोज, ऑरेंजेस जिन्हें आपने लेफ्ट आउट यानी कि छोड़ दिया है. इफ दे रॉट, अगर ये रॉट यानी कि खराब होना शुरू होते हैं तो आप इनके ऊपर बहुत कॉमनली एक पाउडरी या कॉटन जैसी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हो. एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज माइक्रोब्स ने क्या कर दिया है? इन लेफ्ट आउट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को इन्फेक्ट कर दिया है. बट ये जो माइक्रोब्स है ये कहाँ से आए? वेयर डिड दे कम फ्रॉम? सो एज आई टोल्ड यू दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर. ओके, वाटर, सॉइल एंड इवन फूड ऑल्सो. यूजिंग अ फोल्डस्कोप का यूज करके, माइक्रोस्कोप का यूज करके आप इन्हें लीव, स्टेम, रूट्स या अदर सरफेसेस पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं.
एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरह माइक्रोब्स जो है ये भी काफ़ी डाइवर्सिटी शो करते हैं। कुछ आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं जैसे कि हॉट स्प्रिंग और स्नोई रीजन्स, एंड कुछ जो है मॉडरेट टेम्परेचर्स में भी थ्राइव कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडीज में स्पेशली हमारे गट में है, ऑलराइट, जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th ऑल्सो, राइट। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर्स के होते हैं, यानी कि स्फेरिकल, रॉड शेप या इरेगुलर शेप के भी होते हैं। एंड इनकी ये जो डाइवर्सिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अवर डेली लाइफ एंड ऑल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग अवर एनवायरमेंट। नाउ माइक्रोब्स एज एनवायरमेंट क्लीनर्स, राइट। अब हम माइक्रोब्स को क्या अपना एनवायरमेंट क्लीनर कह रहे हैं, यानी कि अब हम इनके रोल को समझेंगे कि कैसे ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। सी, फॉर दिस वी हैव एन एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल अ कंटेनर। एक कंटेनर को आपको गार्डन सॉइल के थ्रू आधा फिल करना है, हाफ वे। देन इसके अंदर हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स को ऐड करना है, एंड देन उसके ऊपर अगेन एक सॉइल लेयर के थ्रू आप उसे कवर करेंगे, एंड देन यू विल सेट इट असाइड। देन आफ्टर 2 to 3 weeks आपको अगेन उस कंटेनर को चेक करना है एंड नोटिस द चेंजेस इन द कंटेंट्स। सो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स है अब वो एक डार्क न्यूट्रिएंट रिच मेन्योर में टर्न हो चुकी हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। एंड ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो कि प्लांट वेस्ट को सिंपल न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल में डिकम्पोज करते हैं। गार्डनर्स जो है ऑफनली इन ड्राई लीव्स को एंड प्लांट वेस्ट को कलेक्ट करके क्या करते हैं, पिट्स बनाते हैं, उसके अंदर डालते हैं सो दैट वो नेचुरल मेन्योर प्रोड्यूस कर सके। एंड नाउ यू कैन सी व्हाई दे डू दिस। ओके, नाउ सी, सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर आपने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा, सो यू मे नोटिस कि जो डिकेइंग प्लांट्स एंड जो फॉलन लीव्स होती हैं ये टाइम के साथ अपना आप डिसअपियर हो जाती है। नाउ हाउ डज दिस हैपन? एज वी नो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल के इन सभी डिकेइंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स को कुछ सिंपल न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देती हैं, जो कि सॉइल को दोबारा से रिटर्न हो जाती है एंड प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है। ऑलराइट, माइक्रोब्स इसके साथ साथ जितने भी डेड एनिमल्स हैं, रिसाइकलिंग वेस्ट है, ओके, इन सभी को डिकम्पोज करते हैं, जिससे जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सभी नेचर को रिटर्न हो जाते हैं। मेन्योर फॉर्म्स अंडर सूटेबल टेम्परेचर मॉइस्चर कंडीशंस, एंड मेन्योर हमेशा सूटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस में ही बनता है। देन इफ वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया एंड सम फंगाई, कुछ बैक्टीरिया एंड फंगाई है, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करना, लाइक द डंग, ऑलराइट। एंड इसके साथ साथ एज वी हैव सीन कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प टू क्लीन द एनवायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट एक्यूमुलेटेड। All right. So now you can imagine that what could have happened if the microorganisms did not exist on the earth. Right? See. Now next again they have some quickie fact that microbes as a source of biogas. Microbes जो है biogas का भी source है, यानी कि कुछ organisms हैं, microorganisms हैं like bacteria and fungi जो कि without oxygen thrive करते हैं। एंड कुछ बैक्टीरिया जो है प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को डिकम्पोज करते हैं, एंड देन दे प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एंड डिकम्पोज करने के बाद यहाँ पे एक गैसेस का मिक्सचर ये प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड है एंड एक हाई अमाउंट ऑफ मीथेन गैस भी इंक्लूडेड होती है। यही मीथेन को एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है फॉर द कुकिंग, हीटिंग, generating electricity, and even powering the vehicles also. We can use this gas, which is known as biogas. Next, be a scientist. So, Dr. Anand Mohan Chakravarti, all right, he was a scientist जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टडी किया था, एंड 1971 में इन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरियम क्रिएट किया जो कि ऑयल स्पिल्स को ब्रेक कर सकता था एंड एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल था। ओके, ही रिसीव अ पेटेंट फॉर दिस इन्वेंशन। 1980 में उन्हें इस इन्वेंशन के लिए पेटेंट राइट भी मिला, जो
प्रोटेक्ट करता है उन्हें कि कोई भी विदाउट परमिशन उनके इस इन्वेंशन को कॉपी या यूज नहीं कर सकता। पेटेंट राइट का मीन्स ये होता है। एंड इनके वर्क से डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एनवायरमेंटल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं, लाइक पोल्यूशन। ऑलराइट, नाउ व्हाट अदर प्रॉब्लम्स डू यू थिंक द माइक्रोब्स कुड help to solve? See, so first of all, how microorganism benefit our kitchen. Microorganisms हमारी kitchen को कैसे benefit provide करते हैं? So for that, the topic is microorganisms and food. So अब हम microorganisms के रोल को हमारी kitchen के अंदर explore करेंगे by doing some activities. First of all, what we have to do, you have to observe the yeast in dough. ठीक है, दो बोल लेने हैं, A and B. ओके, 200 ग्राम ऑफ फ्लावर दैट इज आटा और मैदा आपको ऐड करना है, एंड एक पिंच ऑफ शुगर आपको दोनों ही बोल में ऐड करना है। देन बोल ए में आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर ऐड करना है, एंड बोल बी को विदाउट ईस्ट आपको छोड़ देना है फॉर द कंपैरिजन। देन दोनों ही फ्लावर को नीड किया जाएगा वार्म वाटर से सो दैट डो बनाया जा सके सॉफ्ट, एंड देन डो को कवर किया जाएगा विद अ डैम्प क्लॉथ, एंड देन आप उसे एक वार्म प्लेस पे इस डो को प्लेस करेंगे। यू विल कीप इट ओवर देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। आफ्टर दैट आप दोनों ही बोल्स को ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 4 to 5 आवर्स। तो क्या आपको दोनों ही डो के वॉल्यूम, टेक्सचर और स्मेल में कोई चेंज दिखता है आफ्टर 4 to 5 आवर्स? इफ नॉट, अगर नहीं लगता तो आप उसे कुछ और देर के लिए छोड़ देंगे, एंड सून, कुछ देर बाद जब आप देखेंगे कि बोल ए का जो डो था जिसके अंदर ईस्ट हमने मिक्स किया था वो क्या हो चुका है, राइज हो चुका है, फूल चुका है, फ्लफी हो चुका है, एंड थोड़ा सा उसकी जो स्मेल है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द डो विच वॉज इन बोल बी विदाउट ईस्ट। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ईस्ट जो है एक टाइप ऑफ फंगस है, मीन्स एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वार्म कंडीशंस में अच्छे से ग्रो कर पाता है, एंड बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ईस्ट भी रिस्पायर करता है जो फूड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है फॉर द ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस। एंड इस रेस्पिरेशन के दौरान ही ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जो कि बबल्स बनाती है, एंड उसी वजह से वो जो डो था वो सॉफ्ट एंड फ्लफी हुआ। इसके अलावा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक डिस्टिंक्ट स्मेल जो है हमें मिलती है, एंड ईस्ट की इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है इन मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड इवन मोर प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, एडिशनली उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये क्या करते हैं इडली, डोसा, ओके, एंड जो भटूरा का डो होता है इन सभी को फर्मेंट करने में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रिपेयरिंग कर्ड, यानी कि अब कर्ड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेट्स लर्न। सो आपको दो स्मॉल ग्लास बोल्स देने हैं, ए एंड बी। देन ल्यूक वार्म मिल्क को आपको पोर करना है बोल ए में, एंड बोल बी में कोल्ड मिल्क को। देन एक स्मॉल स्पूनफुल यानी कि कर्ड की एक छोटी सी स्पूनफुल आपको दोनों ही बोल्स में ऐड करनी है, या आपको मिक्स इट वेल। आफ्टर दैट आप दोनों ही बोल्स को कवर करेंगे, बोल ए को आप वार्म प्लेस में रखेंगे, बोल बी को कूल प्लेस में रखेंगे, यानी कि आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवर नाइट। देन दोनों ही बोल्स के अंदर आपको चेंजेस को ऑब्जर्व करना है, आपने अपनी प्रोडक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है समवॉट लाइक ओवर हियर। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट बोल ए में जो मिल्क है वो आपका कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है आफ्टर अ फ्यू आवर्स, एंड थोड़ा सा सार टेस्ट का वो हो चुका है, जबकि बोल बी का जो मिल्क था वो आपका कर्डल नहीं हुआ है, एंड ना ही उसका जो टेस्ट, थोड़ा सा सार आपको फील हो सकता है बट वो कर्डल नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? बिकॉज कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया था लैक्टोबैसिलस, वो मिल्क का जो शुगर प्रेजेंट होता है लैक्टोज उसके ऊपर फीड करता है, मल्टीप्लाई होता है, एंड मिल्क को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है सार हो जाता है। एंड ये बैक्टीरिया जो है वार्म कंडीशंस में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, इसी वजह से जो बोल ए था वहाँ पे कर्ड का फॉर्मेशन हुआ बिकॉज आपने उसे एक वार्म प्लेस में रखा था, एंड बोल बी वॉज इन द कूल प्लेस लाइक अ रेफ्रिजरेटर, इसीलिए उसके अंदर कर्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज में, लाइक प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया एंड सम एल्गी। देन कुछ बैक्टीरिया हैं लाइक राइजोबियम जो कि क्या करते हैं, स्वोलन नोड्यूल्स बनाते हैं, ऑलराइट, लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट्स के अंदर सच एज बीन, पीज एंड लेंटिल्स। एंड फिर ये बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं, एंड उसको
इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। एंड इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। एंड दैट इज वाई इसीलिए फार्मर्स जो है लेग्यूम्स को दूसरे क्रॉप्स के साथ रोटेट करते हैं सो दैट वो सॉइल को नेचुरली एनरिच कर सकें। नेक्स्ट इज अमेजिंग माइक्रो एल्गी। ओके, अब कुछ माइक्रो एल्गी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि वाटर में टिनी हेल्पर्स होते हैं। सो माइक्रो एल्गी स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोपिक है, प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि वाटर, सॉइल, एयर, इवन ऑन द ट्रीज ऑल्सो दे आर प्रेजेंट। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं सनलाइट का यूज करके, एंड साथ ही ये ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, जिससे हमारे हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई जो है कंट्रीब्यूट होती है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके, यानी काफी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसीलिए ये एक फूड की तरह भी सर्व्ड होते हैं फॉर द मेनी एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, कुछ एल्गी है लाइक स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डाइएटम्स जिन्हें एज अ हेल्थ सप्लीमेंट या मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है। देन माइक्रो एल्गी जो है वाटर को भी क्लीन करते हैं एंड साथ ही बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। हाउएवर लेकिन पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस होने से इनकी डाइवर्सिटी एंड नंबर्स जो है काफी थ्रेटन हो चुके हैं। इन टिनी ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करना काफी क्रूशियल है, जरूरी है सो दैट हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें एंड अर्थ के ऑक्सीजन बैलेंस को भी मेंटेन कर सकें। Okay, they have again given you a quickie fact about spirulina. Spirulina क्या है? एक सुपर फूड माइक्रो एल्गी है। ओके, ये एक सुपर फूड है। क्यों? इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये विटामिन B12 में रिच होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, एंड अराउंड 60% प्रोटीन इसके अंदर होता है विद अ वेरी लिटिल फैट एंड शुगर। फार्मिंग स्पिरुलिना, अगर आप स्पिरुलिना को फार्म करते हो, ये एक बहुत ही विएबल लाइवलीहुड है। ओके, अब इसे कैसे फार्म किया जा सकता है, यानी कि कैसे ग्रो किया जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स रिगार्डिंग दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्लियर ग्लास टैंक प्लेस करना है एक ब्राइट स्पॉट पे जो कि डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा दूर होना चाहिए। देन उस टैंक को एक शेड नेट से आप कवर करेंगे एंड उसे मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस में आप उसे कीप रखेंगे। देन टैंक को पॉन्ड वाटर से फिल करना है। देन उसके अंदर कुछ लाइव स्पिरुलिना को क्या करना है, ऐड करना है जो आपने पॉन्ड से कलेक्ट करी हो। देन उस वाटर को आपको क्या करना है, उस कल्चर को स्टर करना है ट्वाइस अ वीक, एंड अराउंड 3 to 6 वीक्स के बाद आप स्पिरुलिना को हार्वेस्ट कर सकते हैं बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ फाइन क्लॉथ। ओके, इस तरीके से जब हम माइक्रो एल्गी को कंजर्व करेंगे, ये हमारी फूड सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करेगा एंड ऑल्सो लाइवलीहुड डेवलपमेंट। ऑलराइट, now the last topic which we have is that why the cell is the basic unit of life। अब सेल को लाइफ की बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है? एज वी ऑल नो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हम सेल्स कहते हैं इनसे बने हैं। हर एक सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, मीन्स इनकी बॉडी के अंदर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं एंड इन सभी ऑर्गेनिज्म में सेल का एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है, बट ये सभी क्या एक साथ ही वर्क करते हैं टू एनहांस द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर है एंड इनके ये यूनिसेलुलर सेल्स ही क्या करते हैं, सभी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं विद इन अ सिंगल सेल। फिर कुछ अदर माइक्रोब्स हैं जैसे कि एल्गी एंड फंगाई, ये आपके यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंट ईस्ट आपका सिंगल सेल फंगस है एंड मोल्ड आपका मल्टी सेलुलर फंगस होता है। नाउ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल सेल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं वो भी एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होते हैं। फंगल सेल्स में एक सेल वॉल होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकते। देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास भी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इंस्टेड इनके पास न्यूक्लियोइड होता है। ओके, विच सेट देम अपार्ट फ्रॉम द ईस्ट प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड इसीलिए जो आपके बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस ना होकर न्यूक्लियोइड होता है, तो ये एक अलग ग्रुप में आ जाते हैं फ्रॉम द ईस्ट प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंपेरिजन में।
देन वी हैव ओनली कवर सम बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर में हमने केवल कुछ बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स को कवर किया है। सेल के अंदर बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, जिन्हें हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्विंग सब सेलुलर पार्ट्स, अगर आप इन सभी सब सेलुलर पार्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपके पास एक हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। ओके, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो कि सेल को अराउंड 10 लाख टाइम्स तक मैग्नीफाई करते हैं। एंड इस तरीके के काफी अलग स्ट्रक्चर्स को रिवील किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। आफ्टर दैट बाय नाउ, सो अब यहाँ तक हमें क्या क्लियर हुआ है कि सभी लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स ये किससे बने हैं? बाय वन और मोर सेल, जो सभी वेरी यानी कि डिफरेंट होते हैं इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। प्लांट्स एंड एनिमल सेल कुछ अदर वेज में भी एक दूसरे से डिफरेंट है एंड हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे फंक्शन। सो बाय दिस चैप्टर, इफ वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, सो इस चैप्टर में हमने केवल बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया है, बट स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीजेस भी कॉज करते हैं, विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट, so that's all for today. It's completed over here. Now we'll meet in the next chapter and we'll learn about some those organisms which are harmful to us, which cause diseases also in the plants, animals, and even the human beings also. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next session. Till then, keep going well, and thanks to everyone.